हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? रनवे क्लासेस में आपका स्वागत है दोबारा से। चलिए, जैसे कि मैं थोड़ा सा पिछली क्लास के बारे में बता देता हूँ। कल मैंने संविधान सभा की बैठकों के बारे में बात की थी। जो 3 मुख्य बैठकें हुई थी, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर को मैंने बैठकें बताई थी। ठीक है? अब मैं आगे की प्रक्रिया में चलता हूँ। देखिए, संविधान सभा की समितियों के बारे में बात करूँगा। ठीक है? क्यों संविधान सभा की समितियों की आवश्यकता क्यों पड़ी? कि भाई इतने बड़े देश को चलाने के लिए, संविधान सभा बनाने के लिए, चूँकि प्रक्रिया में थी, इतने बड़े देश को संभालना, फिर उस इतने बड़े देश की सभा को, यानी कि जो संविधान सभा थी, उसको कैसे संचालित किया जाएगा, कौन-कौन से मामलों को देखेगा, कौन क्या-क्या करेगा, ये सारे तय किए जाते समिति के द्वारा। ठीक है? अब मैं इन समितियों के बारे में बात करूँगा। ठीक है? आप अपनी हेडिंग बना सकते हैं, संविधान सभा की समितियाँ। देखिए, इन संविधान सभा की समितियों को हम 2 भागों में बाँट देते हैं। पहली आती है विषय संबंधी समितियाँ और दूसरी होती है प्रक्रिया संबंधी समितियाँ। विषय संबंधी समितियों के बारे में मैं सबसे पहले बात करूँगा यहाँ पर। ठीक है? कि विषय संबंधी समितियों का मतलब क्या है? कोई भी विषय होगा, कोई भी मुद्दा होगा, वह इन समितियों के द्वारा सुलझाया जाएगा या इन समितियों के द्वारा नियम कानून बनाए जाएँगे। क्योंकि भाई नियम कानून ही बनाए जाएँगे अभी तो, क्योंकि संविधान सभा बन रही है। सब संविधान बनाने के लिए काम चलेगा। ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले इसमें समिति आती है संघ संविधान समिति। संघ का मतलब ये ध्यान रखना, यहाँ पर राज्य और केंद्र सरकार से का संगठन है। संघ का मतलब, ठीक है? तो संघ संविधान समिति और एक समिति बी, जिसका नाम क्या था? संघ विषय समिति। यानी कि संघ का जो संविधान होगा वो, और संघ के जो भी विषय होंगे वो। ये दोनों समितियों के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। ठीक है? क्लियर? ठीक है। अगर कोई भी परेशानी आए तो मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। हालाँकि देखो, मैं आपके सामने नोट्स लेके आ रहा हूँ, क्योंकि इसमें आप थोड़ा जल्दी रिवीजन कर सकते हैं और अपना नोट्स जल्दी-जल्दी बना सकते हैं। क्लास चलाऊँगा तो डायरेक्टली काफ़ी टाइम लग जाता है एक एक टॉपिक को समझाने के लिए। ठीक है? आगे देखिए, तो सी नंबर पे जो आती है वह आती है प्रांत संविधान समिति। यहाँ प्रांतों का मतलब आज के वर्तमान राज्यों से मतलब है। ठीक है? क्योंकि पहले जो भारत बटा हुआ तो प्रांतों में बटा हुआ था। ठीक है? तो सी नंबर की जो समिति है वह है प्रांत संविधान समिति। और सेम उसी तरीके से प्रांत विषय समिति ही, यानी कि संविधान से जो भी नियम, प्रांत के जो भी नियम कानून होंगे, ठीक है, वो, और प्रांत के जो भी विषय होंगे, ये दोनों के अध्यक्ष सरदार पटेल को बनाया गया था। क्योंकि पटेल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी इन प्रांतों को भारत संघ में मिलने के लिए। ठीक है? आगे देखिए, एक आती है ई, मूल अधिकार समिति। ठीक है? जैसा कि नाम से ही पता पड़ रहा है आपको कि मूल अधिकार का, यानी कि मौलिक अधिकारों के बारे में जो भी विषय आएँगे, जो जो भी कार्य होंगे, वह ये वाली समिति देखेगी। ठीक है? इसके भी अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो सरदार पटेल को बनाया गया था। ठीक है दोस्तों? आगे देखिए, अगर मैं थोड़ी-सी बात करूँ, थोड़ा-सा और देखिए, एक जब एक व्यक्ति पर काम ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना, तो उसको थोड़ा-सा काम बाँट दिया जाता है। ठीक है? यानी कि किसी दूसरे आदमी के, या फिर दूसरे एक छोटी समिति बना दी जाती है, उसको थोड़ा से काम दे दिए जाते हैं। ठीक है? तो ऐसे ही ये मूल अधिकार समिति थी ना, इसकी एक उप समिति बना दी गई थी। यानी कि ये वाली देखिए, ये एरो का निशान आ रहा है, ये वाला, यानी कि ये मौलिक अधिकार उप समिति। ठीक है? इस समिति के भी अध्यक्ष जेपी कृपलानी को बनाया गया था। ठीक है? यानी कि मेन मुख्य समिति कौन सी है? मूल अधिकार समिति, जिसके अध्यक्ष कौन है? सरदार पटेल। और इसकी उप समिति है मौलिक अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? जेपी कृपलानी को। ठीक है? आगे देखिए, ई के बाद में आता है एफ। अब एफ समिति कौन सी थी? अल्पसंख्यक समिति। यानी कि भारत के अंदर जो भी अल्पसंख्यक हैं, उनसे संबंधित जो भी नियम कानून या जो भी विषय होंगे, वह कौन देखेगा? अल्पसंख्यक समिति देखेगी। अब अल्पसंख्यक क्या होता है? हमारे देश के अंदर कुछ अल्पसंख्यक व्यक्ति भी रहते हैं, जैसे कि सिख हुए, ईसाई हुए, मुस्लिम हुए, ये लोग यानी बौद्ध हुए, ये लोग किस में आते हैं? अल्पसंख्यक में आते हैं। यानी कि अल्प, यानी कि संख्यक, जिनकी संख्याएँ क्या हो? कम हो।
ठीक है, तुलनात्मक रूप से कम हो। ठीक है, इस समिति के जो अध्यक्ष थे सरदार पटेल को ही बनाया गया था। मूल अधिकार की सेम अल्पसंख्यक समिति की भी एक उप समिति बनाई गई थी, अल्पसंख्यक उप समिति। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे H.C. मुखर्जी को बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे चलता हूँ। अभी मैंने विषय संबंधी जितनी भी समितियाँ थी वो मैंने बता दी आपको। अब मैं बात करता हूँ प्रक्रिया संबंधी समितियों की। ठीक है, प्रक्रिया संबंधी समिति दूसरे पॉइंट में आती है। इसमें आती है सबसे पहली ए प्रक्रिया संबंधी समिति, और बी आती है संचालन समिति, यानी कि संविधान सभा का संचालन कैसे होगा, और प्रक्रिया का मतलब किस किस प्रक्रिया के अनुसार इसका संचालन होगा। ठीक है, इन दोनों समितियों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ठीक है, अगली समिति इसमें आती है प्रारूप समिति। ध्यान रखना, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाली प्रारूप समिति। इसी के ऊपर पूरा संविधान टिका हुआ है, प्रारूप समिति के ऊपर ही। बाकी की जितनी भी समितियाँ थी वो अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, लेकिन सब में महत्वपूर्ण, इन सभी समितियों में महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति, क्योंकि सबसे बड़ा यही एक समिति थी। इस समिति को पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं थोड़ी सी यानी कि प्रारूप समिति की थोड़े से इतिहास के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, इतिहास होगा तभी तो हम जान पाएंगे भाई, पिछली बातों से तो हम सीखते हैं, इसलिए मैं हर जगह इतिहास को साथ में लेके चलता हूँ। चलिए देखिए, ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में जानकारी करता हूँ कि BN राव ने पहला ड्राफ्ट बनाया था, यानी कि जो भारतीय संविधान सभा थी उसके लिए, यानी कि संविधान के लिए BN राव ने पहला ड्राफ्ट तैयार किया था। तो उसमें 243 243 अनुच्छेद थे, और इसमें अनुसूचियाँ थी, कितनी थी? 13। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, यह अगस्त 1947 को पेश किया गया था, यानी कि BN राव के द्वारा जो पहला ड्राफ्ट तैयार किया गया था वह अगस्त 1947 को पेश किया गया था। ठीक है, भारत के सामने। तो देखिए क्या होता है इसके अंदर, तो 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, और इसका काम था जो पहला ड्राफ्ट बना उसकी कमियां दूर करना था, या उसको और बेहतर बनाना था। यानी कि ये जो प्रारूप समिति ना, प्रारूप समिति थी, इसकी स्थापना कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, इसका काम क्या था? जो BN राव ने जो पहला ड्राफ्ट तैयार किया था इसकी कमियों को ढूंढना, या फिर इसकी जगह पर कोई बेहतर से अच्छा ड्राफ्ट तैयार करना, ये काम था इसका। अब तुम ये कह रहे होंगे ड्राफ्ट क्या होता है भाई? कि देखिए, ड्राफ्ट वो है जो संविधान के अंदर जो भी नियम कानून जो भी बनाए गए थे वो सारे नियम कानून कैसे होंगे, कौन क्या होगा, जितने भी नियम कानून संविधान के अंदर थे वह ड्राफ्ट था। ठीक है, आगे देखिए, अब मैं संविधान सभा की जो मुख्य कमेटी है ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी कि प्रारूप समिति, अब इसकी मैं संरचना के बारे में बात कर लेता हूँ कि इसकी संरचना कैसी थी, यानी कि कौन कौन इसके अंदर सदस्य थे। ठीक है, हम उसी को क्या कह देते हैं? संरचना कह देते हैं। देखिए, सदस्य संख्या थी इसमें 1+6। अब 1+6 का मतलब बराबर 7 होते हैं। ठीक है, तो एक तो यहाँ कौन था? अध्यक्ष, और 6 क्या थे? सदस्य थे। यानी कि प्रारूप समिति का एक तो अध्यक्ष होगा और 6 इसके क्या होंगे? अन्य सदस्य होंगे। अब देखिए, अब ये सदस्य कौन कौन से थे इसके बारे में मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला था N. गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, पहले सदस्य कौन थे? N. गोपाल स्वामी अयंगर। दूसरे थे कृष्ण स्वामी अय्यर, और अगले जो सदस्य थे वे थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। एक मुस्लिम सदस्य था, ये ध्यान रखना, इसको अंडरलाइन कर लेना। संविधान सभा के अंदर जो प्रारूप समिति थी उसमें एक मुस्लिम सदस्य कौन था? सैयद मोहम्मद सादुल्ला था। ठीक है, चौथे नंबर पे आते हैं N. माधव राव। ये BL मित्र की जगह पर थे, यानी कि N. माधव राव थे ना,
इनसे पहले कौन था? BL मित्र थे। ये किसी कारणवश यहाँ से या फिर इस कमेटी से दूर हो गए, तो इनकी जगह पर BL मित्र की जगह पर कौन आ गए थे? माधव राव आ गए थे। ठीक है। 5वें नंबर पे थे KM मुंशी और 6ठे नंबर पे थे TT कृष्णामाचारी। ये भी ध्यान रखना किसी दूसरे की जगह पर आए थे, DP खेतान की जगह पर आए थे ये भी। ठीक है, यानी कि प्रारूप समिति के अंदर 2 सदस्य ऐसे थे जो किसी दूसरे की जगह पर आए थे। ठीक है, क्लियर? देखिए आगे का पॉइंट देखते हैं। संविधान सभा के चुनाव में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सबसे पहले पश्चिम बंगाल से चुनाव जीता था। ध्यान रखना, ये जो जितने भी सदस्य हैं आप के सामने जो जितने भी नाम आ रहे हैं ना, वे चुनाव जीत कर ही इस संविधान सभा के अंदर आए थे। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ संविधान सभा के अध्यक्ष जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। देखिए कैसे थे, ये कहाँ से जीते थे। संविधान सभा के चुनाव में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सबसे पहले पश्चिम बंगाल से चुनाव जीता था। तब विभाजन हो गया तो इन्होंने पूना से चुनाव जीता था। अब यहाँ विभाजन का मतलब क्या है? यानी कि जब संविधान सभा के चुनाव हो गए थे ना, और ये तुमको मैंने पहले ही बता दिया था, जब चुनाव का परिणाम आया था तो कांग्रेस को 208 सीटें चली गई थी और मुस्लिम लीग को सीटें कम हो गई थी। तो ये जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे, ये पश्चिम बंगाल की तरफ से चुनाव लड़े थे, जो कि अब वर्तमान में बांग्लादेश है। ठीक है, जो अब किस में चला गया है, यानी कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की सीट अब किस में चली गई है? बांग्लादेश के अंदर चली गई है। देखिए जब ये पश्चिम बंगाल की सीट बांग्लादेश के अंदर चली गई, यानी कि अब तो उसका नाम बांग्लादेश है, लेकिन बांग्लादेश से पहले वो पाकिस्तान था। यानी कि पाकिस्तान के 2 हिस्से थे, एक तो पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। यानी कि एक जो हमारे राजस्थान की तरफ है वो वाला पाकिस्तान था, और एक जो है हमारा जो वर्तमान में कोलकाता है, एक इधर की तरफ का भी पाकिस्तान था। ठीक है, यानी कि जो डॉक्टर BR अम्बेडकर की जो सीट थी वो कहाँ चली गई थी? पाकिस्तान के अंदर चली गई थी। जब वो हमारे भारत के अंदर नहीं रही वो सीट, तो उसका तो महत्व भी नहीं रहा कुछ भी। तो फिर इन डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को फिर कहाँ से चुनाव लड़ाया गया था? पूना से, यानी कि पूना के अंदर से इनका चुनाव जीत के आए थे ये। ठीक है, तब ये संविधान सभा में आए। आगे देखिए, एक प्रश्न है आपके सामने, मैं प्रश्न लेकर आया हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने 26 नवंबर 1949 को ड्राफ्टिंग कमेटी का फाइनल प्रारूप पेश किया था, तो उसका नाम क्या था? यानी कि जब संविधान सभा का जो संविधान था, उसका पहला जो ड्राफ्ट तैयार कर दिया था, जो भी ड्राफ्ट था पूरा, यानी कि कच्चा संविधान जो तैयार कर दिया था, वो किस नाम से लेकर आए थे वो? तो देखिए, यह जब संविधान था उसको सबसे पहले लेके जो आए थे वो इस नाम से लेके आए थे, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेंट्रल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड के नाम से लेकर आए थे। ध्यान रखना, इसको पूरे को अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, देखिए दोस्तों, जब प्रारूप बनकर तैयार हो गया तो उस प्रारूप का वाचन 3 बार हुआ था। यानी कि जो संविधान है ना, जो पहले तो अभी कच्चा ही संविधान कहला रहे, इस कच्चे ही संविधान को हम क्या कह रहे हैं? प्रारूप कह रहे हैं हम। ध्यान रखना, जब ये सबके द्वारा मान्य हो जाएगा तो ये प्रारूप ही क्या बन जाएगा? भारत का संविधान बन जाएगा। ठीक है, तो इसका वाचन कितनी बार किया गया था? 3 बार वाचन हुआ था, मुख्य रूप से 3 बार वाचन किया गया था। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट सबसे पहले वाचन हुआ था 4 नवंबर 1948 से लेके नहीं है 9 नवंबर 1948 तक। सबसे कम समय लगा था इसको, यानी कि जो प्रारूप था ना, इसको पढ़ने के अंदर, यानी कि संविधान सभा के सामने पूरा की पूरा पढ़ा गया था इसको। और कितने दिन में? ये 4 नवंबर से 9 नवंबर तक पढ़ा गया था। ये सबसे कम समय लगा था इसको पढ़ने में। ठीक है, फिर सेकंड जो आती है, सेकंड वाचन कब आता है? देखिए, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर, ध्यान रखना, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक सबसे लंबा समय लगा था, तब इसको पढ़ा गया था। ठीक है, लगभग 1 साल के लगभग होने को आ गया था, तब तक ये पढ़ते ही गए थे।
आगे देखिए थर्ड यानी कि तीसरा वाचन कब होता है? 14 नवंबर 1949 से लेके यहाँ लास्ट था 26 नवंबर 1949 तक। इसी तारीख को स्वीकार हुआ था संविधान। ध्यान रखना, कितने तारीख को स्वीकार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को ही क्या कर लिया गया था? संविधान स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, यानी कि तीसरी जो वाचन हुआ था, उस तीसरे वाचन के साथ में ही इस संविधान को स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट और है। 26 नवंबर 1949 को प्रारूप का अंतिम वाचन हुआ था और इसी दिन संविधान को अंगीकार का मतलब क्या है? स्वीकार किया गया था। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? दोस्तों अगर कुछ भी पॉइंट अगर नहीं समझ में आता है तो मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं आप। ठीक है, ये वैसे आपके लिए बहुत ही आसान है। मैं सीधे डायरेक्ट आपको अपने नोट्स से ऐसे यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही और आगे की चर्चा मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा। ठीक है, मैंने संविधान को अंगीकार तक के लिए मैं यहाँ तक पॉइंट को लेके आ गया हूँ। अब मैं आगे की बात करूँगा। ठीक है दोस्तों, आज अब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।